सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर हम लोगों ने एक मूवी वाली स्टाइल में पोइट्री को समझा और आज के इस लेक्चर में हम सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं, वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन पोइट्री को समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस पोइट्री की समरी भी देखने वाले हैं। तो गाइज, लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो ऑलरेडी आ चुका है, 6 दिन हो गए हैं उस लेक्चर को आए हुए, आप जाकर के उसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेंट्रल आइडिया समझेंगे कि ये पोइट्री एक्चुअली कहना क्या चाहती है, किस बारे में हमें बताना चाहती है, उसको हम देख रहे हैं। द वॉइस ऑफ द रेन इज दैट बोथ रेन एंड पोइट्री हैड अ सिग्निफिकेंट पोजिशन ऑन द अर्थ। तो वॉइस ऑफ रेन जो है ये एक ऐसी कविता है जो हमें ये बताती है कि दोनों का ही अपना महत्वपूर्ण स्थान है पृथ्वी पर। किन दोनों का? तो नंबर 1 बरसात का और नंबर 2 पोएट्री का। यानी कि बरसात और कविता या पोएट्री जो है वो दोनों ही एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कहाँ पर? पृथ्वी पर। द रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सीज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो रेन जो है वह ओरिजिनेट करती है, यानी कि उसका जन्म होता है या प्रारंभ होती है, वहां से बनना शुरू होती है बरसात। कहां से? बॉटम ऑफ द सीज। तो समुद्र जो है उसके बॉटम से, यानी कि समुद्र में जो पानी है वह पानी वाष्पीकरण से उड़ता है और उड़ करके वाटर वेपर्स बनाता है, वाष्प बनाता है, जो बाद में जाकर बादल का फॉर्म ले लेते हैं। द राइज टू द स्काई, और ये जो उनका उठना है जो स्काई की तरफ होता है, एंड फ्रॉम देयर दे फॉल डाउन ऑन द अर्थ। तो यानी कि वे वेपर, वाटर वेपर की तरह उड़ते हैं, आकाश में जाते हैं, वहां बादल बनाते हैं और बादल बना करके वापस जमीन पर गिर जाता है पानी। एंड हेल्प्स द लाइफ टू एग्जिस्ट एंड फ्लोरिश, और जीवन की सहायता करते हैं कि जीवन संभव हो पाए। एग्जिस्ट यानी कि अस्तित्व में हो। हम सभी का अस्तित्व जल से है, तो जल जो है हमारे अस्तित्व का कारण बनता है। एंड फ्लोरिश, और हमारे फलने फूलने का कारण भी बनता है। तो पानी की वजह से या रेन की वजह से ही हम लोग जीवित भी हैं, अस्तित्व में भी हैं और फल फूल भी रहे हैं। सिमिलरली, बिल्कुल समान रूप से, द पोएट्री ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोएट। तो कविता जो है वो कहां से प्रारंभ होती है, कहां से उसका ओरिजिन है, उद्गम स्थल कौन सा है? तो जो कवि है, कवि का हृदय, कवि का मन जो है, वहां से हमारी कविता जन्म लेती है। गोज टू डिफरेंट पीपल, और अलग अलग लोगों के पास जाती है। हु अप्रिशिएट एंड क्रिटिसाइज इट, जो उसकी प्रशंसा भी करते हैं। कई लोग क्या करते हैं? प्रशंसा भी करते हैं, और कई लोग उसकी समीक्षा भी करते हैं। प्रशंसा और समीक्षा दोनों काम किए जाते हैं, बट इन द एंड, पर अंत में, लव कम्स फ्रॉम द पोएट फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है कविता, वैसे वैसे लोग जो हैं उस कवि से प्रेम करने लगते हैं, उस कवि के प्रति अपना प्रेम जो है उसे प्रकट करते हैं उस कविता के माध्यम से कि यार क्या बढ़िया आदमी है, क्या शानदार कविता लिखी है, पढ़ के मजा आ गया, एक नंबर कविता थी। जैसे कि बॉलीवुड के सॉन्ग्स हम लोग सुनते हैं और सुन करके हमारा मन कितना प्रसन्न हो जाता है कि भैया क्या शानदार गाना लिखा है, गाने वाले ने क्या शानदार गाया है, मज़ा आ गया, अरिजीत सिंह, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलती है कि भैया कविता जो है वह लोगों के मन को प्रसन्न करती है, और जो भी लोग उस कविता को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, वो सभी लोग अपना प्रेम या अपना स्नेह जो है वो कवि के प्रति समर्पित करते हैं, कवि को भेजते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारी पोइट्री शुरू करते हैं। द वॉइस ऑफ द रेन, वॉल्ट विटमैन जो है उन्होंने इस कविता को लिखा है। एंड हु आर दो, और तुम कौन हो? सेड आई, मैंने कहा, टू द सॉफ्ट फॉलिंग, कोमलता पूर्वक गिरती हुई, शावर, शावर कहते हैं फुहार को, है ना। बरसात होती है ना, हल्की हल्की फुहार जो आती है बरसात की, वो। विच, जो कि स्ट्रेंज टू टेल, यानी कि बहुत ही अजीब बात है कहने के लिए। भाई मैं गिरती हुई बरसात से पूछूं तुम कौन हो, तो ये स्ट्रेंज टू टेल ही है, ये कहना बहुत विचित्र है, अजीब है। गेव मी एन आंसर, तो जो गिरती हुई बरसात थी उसने मुझे एक जवाब दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसा कि मैं ट्रांसलेट करके
यानी कि अनुवाद करके मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो कुछ उस बरसात ने मुझसे कहा वो सब मैं अनुवाद करके आपको बताने वाला हूं कि बरसात ने मुझसे क्या कहा। आई एम द पोम ऑफ अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूं। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, तो रेन की जो आवाज थी, बरसात की जो आवाज थी, उसने मुझसे कहा भैया मैं इस पृथ्वी की कविता हूं। आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, इस अर्थ की मैं कविता हूं। एटर्नल, एटर्नल का मतलब सदा ही, हमेशा ही, निरंतर ही, सनातन ही। तो हमेशा ही आई राइज इम्पेल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं लगातार ही उठती रहती हूं, मैं लगातार ही चलती रहती हूं, आप ये कह सकते हो चलायमान रहती हूं, मतलब सर्किल जो है जल चक्र के लिए कह रही है। तो वहां से जो लैंड है या जो बॉटमलेस सी है वहां से मैं उठती रहती हूं लगातार, आउट ऑफ द लैंड जमीन से, एंड द बॉटमलेस सी, और अनंत अथाह जिसका अंत ही नहीं है ऐसे समुद्र से मैं उठती रहती हूं। अपवर्ड टू हेवन, और मैं ऊपर की ओर जाती हूं, हेवन की ओर। Whence vaguely formed altogether changed, जहां से मैं निश्चित प्रकार से नहीं यानी अनिश्चित प्रकार से फॉर्म्ड रूप धारण करती हूं, ऑल टुगेदर चेंज एंड यट द सेम, पूरी तरीके से बदल जाती हूं लेकिन फिर भी वैसी ही रहती हूं जैसी मैं उठी थी। अब इस बात को समझो थोड़ा सा, है ना, ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है। तो यहां बरसात क्या कह रही है, तो बरसात यहां पर हमें कह रही है कि भैया मेरी बात को सुनो, मैं इस पृथ्वी की कविता हूं, ठीक है, और मैं जमीन पर जहां पर भी पानी होता है या समुद्र जो है वहां से मैं वाटर वेपर बनके यानी कि वाष्पीकरण से मैं उठती हूं और ऊपर जाती हूं, यानी कि ऊपर कहां, जिधर स्वर्ग है, आकाश की ओर जाती हूं। और मेरा जो स्वरूप है पूरी तरीके से बदल जाता है लेकिन फिर भी पहले जैसा ही रहता है। स्वरूप बदल कैसे गया, तो जब वाष्पीकरण होता है तब तो भाप बन के उड़ती है, लेकिन ऊपर जाकर के वो क्या करती है, बादल का स्वरूप ले लेती है। लेकिन कह रही है कि मैं तब भी सेम ही हूं। क्यों सेम हूं, क्योंकि जब मैं लैंड पे या फिर समुद्र में थी तब भी मैं पानी के रूप में थी, जब वाष्पीकरण से मैं उड़ रही थी तब भी उस वाष्पीकरण में या भाप में आप कह सकते हैं कि भैया पानी की बूंदें तो थी सही। ऊपर जाकर के जब मैं बादल बन गई तो मैं पूरा स्वरूप तो बदल गया लेकिन पानी की बूंदें तो अभी भी उसमें, यानी कि मैं रहती तो वाटर फॉर्म में ही हूं, रहती तो मैं पानी बन के ही हूं, लेकिन मैं अपने स्वरूप को बार बार बदलती रहती हूँ। एक तरफ लिक्विड हो गया, एक तरफ गैस हो गया, एक तरफ बादल हो गया। तो इस तरीके से वो अपने आप को चेंज भी कर रही है और फिर भी सेम ही है, वैसी ही है जैसी हम उसे जानते हैं। आई डिसेंडेड टू लीव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और उसके बाद कहती है कि भाई ऊपर से मैं वापस नीचे धरती पर आती हूँ, जमीन पर गिरती हूँ। टू लेव, लेव का मतलब होता है धोने के लिए, स्नान कराने के लिए, साफ करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए। द ड्रॉट्स, जो सूखे स्थान है उनको सही करने के लिए, उनको गीला करने के लिए, उनको धोने के लिए। एटोमीज यानी कि सूक्ष्म कण जो है, छोटी से छोटी चीज है उसे साफ करने के लिए। और धरती पर जो डस्ट की लेयर्स जमी हुई है, यानी कि धूल जो है ना, धूल की परतें, तो धूल की जो परतें हैं उन्हें साफ करने के लिए मैं पृथ्वी पर गिरती हूं। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और वे सारी की सारी जो चीजें हैं वो मेरे बिना केवल बीज ही रह जाती। यानी कि किसान जो बीज डालता है किसी भी खेत में, अगर मैं ना गिरूं, अगर बरसात ना हो तो वो बीज बीज ही रह जाएंगे, उनमें कभी भी जान नहीं आएगी, उनसे कभी भी पौधे नहीं उगेंगे। तो वो कहती है कि भाई मैं जो हूं, छोटे छोटे कणों वाले बीज जो हैं उनको भी उगा करके मैं क्या बना देती हूँ, पौधा बना देती हूँ। या कोई जैसे जंगल में कोई किसी पेड़ का बीज गिरा हुआ है तो उससे पूरा पेड़ भी बन जाता है अगर उस पर पानी गिरता है, तो वही चीज है लेटेंट अनबॉर्न। और अगर मैं उन पर ना गिरूं तो वो अप्रकट अनअंकुरित ही रह जाएंगे, अनबॉर्न ही रह जाएंगे, यानी कभी भी उनमें से जीवन का जन्म नहीं होगा। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और हमेशा चाहे दिन हो चाहे रात हो, मैं अपने ओरिजिन को, यानी कि जहां से मेरा जन्म होता है, कहां से, लैंड से और
बॉटमलेस सी से, मैं उसे बार बार भरती रहती हूँ, यानी कि बार बार जाकर के पानी वहां पर भरती रहती हूँ ताकि मेरा ओरिजिन बना रहे, मैं वहां से फिर से बादल के रूप में ऊपर जाकर के बरसात कर सकूं और फिर से जाकर के मैं जहां से शुरू हुई थी वहीं पे वापस मिल जाती हूँ। अपने जन्म स्थान या अपने आरंभ के स्थान को मैं बार बार पानी जो है, लाइफ जो है वो देती रहती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं इसे शुद्ध और सुंदर बनाती हूं। तो जो भी जल के स्रोत हैं उन्हें मैं स्वच्छ भी करती हूं और उन्हें मैं सुंदर भी बनाती हूं। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, क्योंकि सॉन्ग या गीत जो है वो भी बार बार अपने बर्थ प्लेस पर जाते रहते हैं। आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग रेकेड और अनरेकेड ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। यहां पर ये अपनी तुलना बरसात जो है वो किससे कर रही है, गीत से कर रही है। हालांकि हमारे जो कवि साहब हैं, हमारे पोएट जो है वो कर रहे हैं, लेकिन बोल तो बरसात ही रही है। बरसात क्या कह रही है कि देखो, जैसे एक गीत, जैसे एक सॉन्ग, जैसे एक पोएट्री, जैसे एक कविता, ये क्या होती है, ये जिस व्यक्ति के मन से निकलती है, दिल से निकलती है, वापस लौट करके उसी के पास आ जाती है। लेकिन दिल से निकलने में और सब लोगों के पास जाने में, और जब वापस आती है तो उन सभी लोगों का प्रेम लेकर के आती है कवि के लिए। ठीक है, तो वापस कहां पहुंच जाती है कविता, जिस कवि के हृदय से निकली है वापस उसी कवि के हृदय तक वो कविता पहुंचती है। लेकिन जिस समय में वो अलग अलग लोगों के पास जाती है तो उनका प्रेम लेकर के आती है, ऐसा है। इशूइंग फ्रॉम इट बर्थ, जैसे कि गीत जो है वह इशू होता है अपने बर्थ प्लेस से आफ्टर फुलफिलमेंट, यानी कि वापस पहुंच जाता है अपने बर्थ प्लेस पर जब वो तृप्त कर देता है, या वो कहते हैं ना धाप जाता है, उसकी तृप्ति हो जाती है, उसका मन भर जाता है पूरा वेंडरिंग करते हुए, यानी कि इधर उधर भटकते हुए। रैकेड और अनरैकेड, अब सीधी सी बात है कि वो सभी जगह पर जा रहा है, चाहे उसे किसी के द्वारा सुना गया, चाहे उसे किसी के द्वारा नहीं सुना गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वह प्रेम के साथ, प्रेम पूर्वक वापस लौट आती है वहीं पर जहां से उसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बात तो समझ में आ गई ना, कवि के हृदय से निकला और वापस कवि के हृदय में वह संगीत या गीत पहुंच जाता है। तो यही चीज़ है गाइस, ये हमारी पोइट्री है। और यहाँ पर बरसात को हमने देखा कि उसकी तुलना की गई है कविता से, जो सॉन्ग है, जो पोइट्री है, उससे उसकी तुलना की गई है और वो खुद ही कर रही है ना। अब इसकी समरी देख लेते हैं, पूरा एक बार सारांश समझ लेते हैं इसका। द पोएट इज इन एन इमेजिनरी कन्वर्जेशन विद द रेन। तो यहां पर हमारा जो कवि है वो एक काल्पनिक वार्तालाप कर रहा है। क्या कर रहा है, काल्पनिक वार्तालाप में है रेन के साथ, विच ही कॉल्स द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। और रेन को रेन ना कह करके धीरे धीरे प्रेम पूर्वक कोमलता से गिरती हुई फुहार कह देता है। ही आस्क्स द रेन, वह रेन से पूछता है, एंड हु आर दो, और वह कहता है और तुम कौन हो। टू विच, जिस पर, ही सेज, वह कहता है, स्ट्रेंजली, बहुत ही अजीब तरीके से, द रेन रिप्लाइज, कि बरसात जो है वह जवाब देती है। द पोएट ट्रांसलेट्स फॉर द रीडर्स टू अंडरस्टैंड, और पोएट जो है यहाँ पर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है रीडर्स के लिए ताकि वो समझ सकें what the rain answered, कि रेन ने क्या जवाब दिया था। The rain tells the poet in her voice, तो रेन जो है यहाँ पर पोएट से अपनी आवाज में कहती है, that she is the poem of earth, कि वह पोम है अर्थ की, यानी कि पृथ्वी की कविता है। In a way, एक तरीके से, the sound of raindrops falling on the ground is voice of rain। तो कवि के अनुसार, according to the poet, मतलब कवि के अनुसार वे रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें जो कि गिर रही है ग्राउंड पर यानी जमीन पर, वही जो साउंड है वही साउंड रेन की वॉइस है। विच इज म्यूजिकल, जो कि बहुत ही म्यूजिकल है। हिंदी में कहें तो वह सुनने में कैसी लग रही है, जैसे कि वह संगीतमय आवाज है। द रेन फर्दर टेल्स द पोएट दैट इट कीप्स राइजिंग फॉर एवर in the form of vapors which are impalpable out of the land and the bottomless sea। आगे जो रेन है वो कहती है पोइट से कि भैया ये बार बार मैं तो उठती रहती हूँ, बार बार उठती रहती हूँ वेपर्स के फॉर्म में, यानी कि भाप के रूप में,
जो कि पैल्पेबल है, भाप के रूप में बार बार उड़ती रहती हूँ, जमीन से बाहर निकलती हूँ, बरसती हूँ और वापस अपने ओरिजिन में जाकर मिल जाती हूँ। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, अनंत समुद्र से और लैंड से उठती हूँ, टू द हेवन, ऊपर हेवन की ओर जाती हूँ। देयर द वेपर्स फॉर्म क्लाउड्स, वहां पर जाकर के वो जो भाप है वो बादलों का निर्माण करते हैं। देयर फॉर्म इज चेंज्ड यट देयर बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम, उसकी फॉर्म यानी उसकी आकृति जो है वह तो बदल जाती है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है यानी कि उसकी संरचना जो है, बेसिक मूलभूत संरचना जो है वह बिल्कुल समान रहती है, वैसी ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नाउ द रेन कम्स डाउन टू लेव, अब बरसात जो है नीचे आती है नहलाने के लिए, साफ करने के लिए, स्नान कराने के लिए। द ड्रॉट्स, सूखे को, एटोमीज, सूक्ष्म कणों को, डस्ट लेयर, धूल की परतों को, ऑफ द होल वर्ल्ड, इस पूरे संसार की। द रेन सेज दैट इफ इट वुड नॉट हैव डन सो, रेन ये कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती, द ट्रीज वुड हैव बीन जस्ट द सीड, तो जो ट्रीज हैं वो ट्रीज कभी पेड़ बन ही नहीं पाते, हमेशा छोटे बीज ही बने रह जाते। सनबॉर्न एंड अनडेवलप्ड, सन से जले हुए और अनडेवलप्ड रह जाते, कभी भी विकसित नहीं हो पाते, हमेशा अविकसित ही रह जाते। क्या रह जाते? अविकसित रह जाते, उनका कभी विकास हो ही नहीं पाता। इट कीप्स गिविंग लाइफ टू इट्स ओरिजिन, वो रेन जो है वो कहती है कि जहां से उसका जन्म हुआ है उसी जगह को वापस लाइफ देती रहती है, जीवन देती रहती है, पानी वापस वहां पे भरती है। इट क्लिंजेस एंड नरिशेस द अर्थ, वह कहती है कि मैं अर्थ को साफ करती हूँ, क्लीन करती हूँ और नरिश करती हूँ, यानी कि उसे पोषित करती हूँ। टू मेक इट प्योर एंड ब्यूटीफुल, ताकि ये शुद्ध बना रह सके और सुंदर बना रह सके। इन द फाइनल लाइन्स, अंतिम पंक्तियों में कहता है कवि, द पोएट ड्रॉज अ पैरेलल बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, एक पैरेलल बताता है रेन और म्यूजिक के बीच में, एज बोथ हैज द एबिलिटी टू सूथ, क्योंकि दोनों में योग्यता है राहत देने की। बोथ ऑफ देम रिजुविनेट एंड हील लाइफ, वे दोनों के दोनों नई ऊर्जा देते हैं। रिजुविनेट का मतलब होता है नई ऊर्जा से भरना, तो नई ऊर्जा देते हैं और हील करते हैं, यानी कि हील करने का मतलब भी नई ऊर्जा देना है या ठीक करना है ना लाइफ को। हेंस द पोएट, इसीलिए यहाँ पोएट जो है इन द पोएम, कविता में, ट्राइज टू शो द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज पोएट्री, वह प्रयास करता है कि वह उस सिग्निफिकेंस को यानी उस महत्व को दर्शा सके अपनी पोएट्री में। एज रेन इज टू द अर्थ पोएट्री इज टू मैनकाइंड, जैसे कि बरसात जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए, वैसे पोएट्री जो है वह मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं, ये हमारी कविता का सारांश है। ठीक है, अगर किसी को समरी भी अच्छे से याद हो जाए तो मैं मानता हूं कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर हम बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो मुझे कोई भी ऐसे 3 एग्जाम्पल्स दीजिए जिससे आप कंपेयर कर सकें कि हाँ भाई रेन जो है वो बिल्कुल पोएट्री की तरह है। जैसे एक एग्जाम्पल तो हमें पोएट्री में मिल गया, यहाँ पर पोएट ने खुद ने ही कंपेयर किया है। मुझे 3 एग्जाम्पल और चाहिए जिससे आप बता सकें कि हाँ सर, जैसे रेन हमारे मन को आनंदित करती है वैसे ही पोइट्री भी हमारे मन को आनंदित करती है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, आई विल सी यू सून।